हेलो फ्रेंड्स। इस स्लाइड के अंदर हम लोग जो डिफरेंट बैंक्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो वेरी कर सकती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और बैंक टू बैंक भी, क्योंकि हर बैंक की अपनी प्रॉफिट के लिए अपनी एक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। कई लोग स्कीमिंग के ऊपर जाएंगे तो कई लोग पेनिट्रेशन के ऊपर जाएंगे, तो उसको देखते हैं वो लोग कैसे कर पा रहे हैं। अब इस स्लाइड के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश की है जिसमें आपको प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा सा पता चलेगा। देखें, ब्रांचेस की जो लोकेशन है उसके प्रोस्पेक्टिव से हम बैंक की ब्रांचेस को रूरल, अर्बन और मेट्रो के अंदर बांट सकते हैं। रूरल मतलब जहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम है। अर्बन मतलब 10,000 से ज़्यादा, बट मेट्रो जो है वो 10 लाख की लिमिट के ऊपर चलती है। तो 10,000 से 10 लाख तक की जो लोकेशन है वो अर्बन है और 10 लाख एंड अबव मेट्रो में जाता है। तो जो यहाँ पे हम प्राइसिंग की बात कर रहे हैं वो डिफरेंशियल है। प्राइसिंग मतलब जो हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं या डिपॉजिट के ऊपर जो हम कस्टमर्स को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो ये वेरी कर सकता है और इसी को प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। सो रिटेल बैंकिंग के क्लाइंट्स के लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक टाइप की रहेगी, और होलसेल और जो आपके कॉर्पोरेट बैंकिंग के क्लाइंट्स हैं उनके लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहने वाली है। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है वो बहुत सारे सिचुएशंस में आपको देखने को मिलेगा। उनमें से कुछ एक केसेस को यहाँ पे लेते हैं। पहले तो इन्होंने जो बताया है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इन्होंने ब्रांचेस को रूरल और अर्बन एरिया में बांटा है और उसमें उनको टियर्ड इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म में बताया। जैसे आप देखें, एक छोटा सा एग्जांपल है कि बैंक जब अपना अकाउंट ओपन करता है तो अकाउंट ओपनिंग के लिए उसको एक मिनिमम बैलेंस, जो कि एवरेज क्वालिफाइंग बैलेंस के कंसेप्ट को यूज करते हुए वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। और इसमें रूरल एरिया का जो मिनिमम बैलेंस है वो अर्बन एरिया के मिनिमम बैलेंस से काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि रूरल एरिया में अर्निंग कैपेसिटी जो है वो अर्बन एरिया या मेट्रो एरिया के कंपेयर कम है। तो इसलिए आपको कस्टमर को देखते हुए अपने प्राइसिंग को कोट करना है, नहीं तो कस्टमर के लिए वो आउट ऑफ रीच हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होते हुए भी अपने टारगेट ऑडियंस को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको जो प्राइसिंग है वो थोड़ी डिफरेंशियल रखनी है। रूरल एरिया में प्राइजेस थोड़े से कम रखने हैं और अर्बन एरिया में वो प्राइजेस ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है, कस्टमर्स उसको बेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपने लोन्स के ऊपर भी रखते हैं कि जो आपके HNI क्लाइंट्स हैं या आपके जो क्लाइंट्स की हाई क्रेडिबिलिटी है, जो सिबिल स्कोर पे हाई है, आप उनको थोड़ा बेटर रेट दे सकते हैं। और जो क्लाइंट्स लो सिबिल स्कोर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। तो मतलब बैलेंस आउट करने वाली बात है, एक से लेके दूसरे को देने वाली बात है। तो आप रिवॉर्ड भी कर रहे हैं और कहीं कहीं केसेस में पेनल्टी भी दे रहे हैं। अब यहाँ लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग एक बार फिर से आ गई है। इसमें हम वही बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी कॉस्ट है ऑपरेशंस की वो वेरी करती है। अर्बन एरिया में वो बड़ी कॉस्टली है, जबकि वो रूरल एरिया में कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है वो उतना कॉस्टली नहीं है। आप देखें, इमेजिन करें, फगवाड़ा के अंदर आप एक एरिया, एक शॉप रेंट पे ले रहे हैं वर्सेस आप मुंबई जैसी लोकेशन में, जो स्पेशली नरीमन पॉइंट जैसा पॉश लोकेशन है, वहाँ पे एक प्रेमिसेस रेंट पे ले रहे हैं। तो आपका जो रेंटल वैल्यू है वो लैक्स में जा सकता है, हो सकता है करोड़ भी हो। तो वो जो कुछ हज़ार और कुछ करोड़ का वेरिएशन आ रहा है वो बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो इससे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्राइसिंग को कोट कर सकते हैं, एरिया टू एरिया डिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप प्राइसिंग। रिलेशनशिप प्राइसिंग मतलब जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं, जो आपके लॉयल क्लाइंट्स हैं, जो आपसे रिपीटेड परचेजेस करते हैं, उनको आप डिस्काउंट दे सकते हैं, लॉयल्टी बोनस दे सकते हैं, प्रेफरेंशियल रेट्स ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और आपको काफ़ी प्रॉफिट अर्न करने में पास में मदद किया उन्होंने और वो लॉयल है आपके लिए। तो ऐसे क्लाइंट्स को आपको कहीं ना कहीं रिटेन रिटेनर बोनस देना चाहिए। तो वो डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा। अब देखें, ये भी आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में आप चार्जेस को वेव कर सकते हैं जहाँ पे आपके पुराने कस्टमर्स हैं, या
वो कस्टमर्स जो एक मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा पैसा रख रहे हैं, क्योंकि उनके चार्जेस लगाने का तो सवाल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास इतना बैलेंस रखे बैठे हैं जिसमें कि आप उन चार्जेस को बहुत आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि आप जब प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो प्रोडक्ट की क्लासेस बना रहे हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम टाइप ऑफ अकाउंट से, तो उसमें आपको मिनिमम AQB, एवरेज क्वालिफाइंग बैलेंस, डिफर हो रहा है। तो जो छोटे वाले बेसिक अकाउंट्स हैं जिसमें कम बैलेंस रखने से भी आप सर्विसेज ले सकते हैं, इन अकाउंट्स के अंदर आप शायद बहुत फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे, और अगर फैसिलिटी चाहिए तो आप उसके लिए चार्ज कर रहे हैं। जबकि दूसरे अकाउंट जिसमें मिनिमम AQB जो ज़्यादा है, तो वहाँ पे बैंक बहुत सारी सर्विसेज के लिए उनको चार्ज नहीं कर रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप के सर्विस को अवेल करना चाह रहे हैं। फी वेवर्स वगैरह कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, रूरल एरिया में आपको करना पड़ेगा। अर्बन एरिया में जो नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर्स, उनको पेनलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके अच्छे कस्टमर्स हैं उनको शायद ये वेवर आपको देना पड़ेगा, यानी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स बड़े बड़े कैलकुलेटिव हैं, चूजी हैं, और उनको आजकल इतने रैशनल हैं कि वो नेट से बिना किसी ब्रांच में जाए अपनी कॉस्टिंग को दूसरे बैंक्स के साथ कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर आपका कस्टमर रैशनल है तो उसे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, तो इसलिए आपको वो उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट उसी तरीके से देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट बंडलिंग। बंडलिंग का मतलब आप सिंगल प्रोडक्ट ले रहे हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट इकट्ठा से ले रहे हैं। देखें, आप एक लोन ले रहे हैं और उस लोन पे आप इंश्योरेंस भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उस इंश्योरेंस के बाद आपको और भी कुछ प्रोडक्ट ऐड ऑन करके देने पड़ रहे हैं। जैसे देखें, हमने करंट अकाउंट खोला है, उस करंट अकाउंट में एक लोन दिया, उस लोन में उस लोन की जो लेट से प्रॉपर्टी लोन था, तो वो प्रॉपर्टी का एक इंश्योरेंस किया। उस इंश्योरेंस करने के लिए भी हमें इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम मिल रहा है। तो ऐसा ही चार पांच चीज़ों का अगर इकट्ठा बंडल होके आ रहा है, या चार पांच लोन इकट्ठे एक ही पैकेज में आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसको उतना खर्चा नहीं लग रहा है, और एक ही बार में वो शायद मल्टीपल केसेस को इवेलुएट कर पा रहे हैं। तो वहां पे अगर बैंक कॉस्ट बचा रहा है तो उसको कस्टमर को भी वो कॉस्ट जो कटिंग है उसको ट्रांसफर करना चाहिए और बेनिफिट्स देने चाहिए। तो जहां वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले रहा है वहाँ कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए काम, लेकिन जहां वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ले रहा है तो वहाँ थोड़ा सा उनको कॉस्टली पड़ेगा, और ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के अंदर आपको अपना प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। और नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड प्राइसिंग। अब यहाँ पे आप कम्युनिटी के बेसिस पे प्राइसिंग करने की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ कम्युनिटी का मतलब जो कहना चाह रहा हूँ कि आपके इनकम लेवल पे आपने ग्रुपिंग कर रखी है, यानी बिलो पावर्टी लाइन और अबव पावर्टी लाइन। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको आप सरल अकाउंट या नो फ्रिल अकाउंट देना चाह रहे हैं, जिसमें आपकी कोई चार्जेस और मिनिमम बैलेंस नहीं है, बट उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रहने वाले हैं। जैसे आपको ATM नहीं मिलेगा, आपको चेक बुक नहीं मिलेगा, आपको ये सब नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको मतलब बैलेंस भी नहीं रखना है। जबकि अगर आप एक स्टूडेंट अकाउंट खोल रहे हैं और उसमें आपको चेक बुक चाहिए, जो यूजुअली नहीं होता है, तो उस केस में हम बैंक्स आपको मिनिमम बैलेंस को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करके बता सकते हैं। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, जो भी उनकी पॉलिसी है, जिस तरीके से भी वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो फ्री है। बट उसके लिए पॉलिसी एग्जिस्ट होनी चाहिए कि जिससे आप यूनिफॉर्मिटी से कस्टमर्स को कैटर कर सकते हैं, और कभी कभी जब पॉलिसी में कोई ऐसा स्कोप ना हो, तो आप उसके लिए स्पेशल अप्रूवल ले सकते हैं अपने रिपोर्टिंग रीजनल अथॉरिटी से या हेड ऑफिस से। और इसमें कुछ और कम्युनिटीज़ जो हम देख सकते हैं वो है फार्मिंग कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, और कभी कभी देखें इंडिया में जो मेजॉरिटी है वो हिंदूज की है। तो हिंदूज मेजर आ गए तो बाकी सब रिलीजन्स को माइनॉरिटी में रख के प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के केस में इन सभी कैटेगरीज को लोन देना अनिवार्य है, यानी उनको देना ही पड़ेगा, और उनके हिसाब से हमें कभी कभी टेलर्ड प्राइसिंग भी करनी पड़ेगी, यानी कंसेशनल रेट्स देने पड़ेंगे। SC ST, ये जो हमारी ग्रुप्स हैं, निगलेक्टेड सेगमेंट्स हैं, OBC, इन सेगमेंट्स को भी आपको लोन देना पड़ेगा, और लोन का कुछ प्रपोर्शन रिजर्व रहेगा कि इनको कहीं आप निगलेक्ट ना करें। और उधर उसमें एक लिमिट तक कंसेशंस की भी बात आती है कि क्योंकि ये एक तरीके से निगलेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं और ये अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो इनको कहीं ना कहीं एक तो कोटा से इनका
शेयर ब्लॉक करेंगे और उसके साथ में प्राइसिंग भी थोड़ी अट्रैक्टिव रखेंगे ताकि ये लोग उसको अफोर्ड कर सकें। अफोर्डेबिलिटी से ही बाहर निकाल देंगे तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये नेक्स्ट जो प्राइसिंग है वो एज बेस्ड प्राइसिंग है। आप देखें, अब एज बेस्ड प्राइसिंग क्या है कि आप एज ग्रुप के हिसाब से प्राइसिंग लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें मैं एक छोटा सा इजी एग्जांपल रखूंगा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको एफडी के अंदर 0.5% से लेके 1% एक्स्ट्रा ऑफर किया जाता है। सारे बैंक्स की अपनी पॉलिसी है। कंसेप्ट क्या है, बैंक्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, बैंक्स को अट्रैक्ट करना है डिपॉजिट होल्डर को जिसके पास डिपॉजिट है। सीनियर सिटीजन वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ काम कर लिया और अभी रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन ऑन प्रोविडेंट फंड, जो भी उन्होंने इतने साल काम किया उसका वो एक बल्क अमाउंट उनके पास अवेलेबल है। तो ये, अगर आप बल्क अमाउंट को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको इनको कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। दूसरा, सीनियर सिटीजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उन्होंने लाइफ देखी है, तो उनको अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर करना पड़ेगा। तो उनको तो हम स्पेशल रेट्स दे सकते हैं, या फिर हमारे एच एन आईज जो कि एक बल्क में ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे वो लोन हो, तो हम उनको भी वो इंटरेस्ट रेट कंसेशन दे सकते हैं। बट एच एन आई एज ग्रुप कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें हम यूथ और सीनियर सिटीजन की बात करेंगे। यूथ में आप देखें एक और कैटेगरी है जिसमें हम कंसेशन देते हैं। आपकी जो एजुकेशन लोन है, अब एजुकेशन लोन मतलब आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं किसी भी कॉलेज से इंडिया में, या इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री में आप जाके कोर्सेज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एजुकेशनल लोन जो है वो कंसेशनल रेट पे आ रहा है। और इसमें स्पेशली विमेन कैटेगरी, अब यहाँ जेंडर बेस्ड आ गया, विमेन कैटेगरी को फर्दर कंसेशन दे रखा है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर वो कहीं ना कहीं जो विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, गर्ल्स को जो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं जेंडर बेस्ड प्राइसिंग भी हो रही है। इसको कस्टमाइज किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को आप अपने सेगमेंट में, क्लाइंट सेगमेंट में जोड़ सके। अभी वही जो हम बात कर रहे थे वो फिर से आ गया, जेंडर स्पेसिफिक प्राइसिंग। यानी हम यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, फाइनेंशियल बिहेवियर के हिसाब से, सोसाइटी के अंदर उनका जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से, और अर्निंग पोटेंशियल के परस्पेक्टिव से हम उनको प्राइसिंग चार्ज करने वाले हैं। अब देखें, इसमें मैं माइक्रो फाइनेंसिंग की थोड़ी सी बात रखूंगा कि अगर आप देखोगे, ये माइक्रो फाइनेंसिंग का जो कंसेप्ट है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने स्टार्ट किया। डॉक्टर मोहम्मद यूनिस जो है वो एक नोबल प्राइज विनर है। उन्होंने जो अपना पूरा मॉडल बनाया है उसमें विमेंस को ही प्रायोरिटी दी है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं आप उनको ग्रुप्स की फॉर्म में एक एसोसिएट करें और वो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी ले। और ये ग्रुप्स के फेल होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि विमेन को एक सिंसियर जेंडर माना गया है और ज़्यादा प्रोफेशनल कैटेगरी में रखा गया है। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, जेंडर गैप को रिड्यूस करना और फीमेल को फाइनेंस का एक्सेस देना इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी हाईली डिमांडेड अक्रॉस कंट्रीज। तो उसको हम पूरा कर पा रहे हैं इस तरीके से। इवन इंडिया में तो भारतीय महिला बैंक करके एक बैंक शुरू हुआ था जो कि विमेन को ही सर्विस देने के लिए रखा गया था, बट लेटर ऑन वो एसबीआई में मर्ज हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंटेंट और हमारे गोल्स को डिफाइन करता है। वेयर एज दूसरी साइड हम मेंस की बात करते हैं तो उसमें भी हम लेके चलते हैं कि जो मेल्स हैं वो थोड़ा सा फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन लेते हैं अपने ऊपर, उनके ऊपर, क्योंकि इतना प्रेशर है तो रिस्क टॉलरेंस की जो कैपेसिटी है मेल्स की वो थोड़ा ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी चीज़ें दिखती हैं जिसमें मतलब रूरल एरिया, अर्बन एरिया, मेट्रोज, फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, इस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस को देख के हम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं लोन्स के अंदर। जैसे आप लेके चलें कि अगर तो जो इंडिविजुअल है लोन ले रहा है और उसके पास कोलैटरल है अच्छा सा ऑफर करने के लिए, तो हम उसको इंटरेस्ट रेट कंसेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो लोन ले रहा है और उसके पास कोलैटरल नहीं है, तो उस केस में हम थोड़ा सा उनको बिट हार्श रह सकते हैं। अब ये देखें, ये समझें बिजनेस है, तो बिजनेस में आपको गिव एंड टेक तो चलता है और यहाँ पे आपको रैशनल्स पे काम करना पड़ता है, इमोशंस पे नहीं काम कर सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करना पड़ता है, तो उस तरीके से विमेंस को एम्पावरमेंट के लिए ये कहीं ना कहीं जायज़ है कि उनको हम स्पेशल प्राइसिंग के अंदर डिस्काउंटेड रेट्स पे लोन दें, ताकि वो उस पैसे को यूज़ करके जीडीपी में कंट्री की कंट्रीब्यूशन दे सकें। और अगर विमेन सभी विमेन अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगी तो आप देखें आपकी इकोनॉमी इमीडिएटली डबल हो सकती है, जिसका यूजुअली हम इतना डिस्कशन भी करते हैं। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। इसमें भी आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल चलता है। कुछ एक कैटेगरीज हैं जिसमें आपको रिस्क होने के बावजूद भी बड़ा कंसेशनल लोन मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, सारा का सारा क्लाइमेट डिपेंडेंट है। मानसून होगा नहीं होगा सब प्रोडिक्शन के ऊपर चलता है। जरूरत से ज़्यादा हो गया तो नुकसान, जरूरत से कम हुआ तो नुकसान। तो इस सिचुएशन में एनपी होने के चांसेस बहुत रहते हैं, लेकिन फिर भी इस सेक्टर को इंटरेस्ट रेट कंसेशनल ही रखा जाता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए मुद्रा लोन स्कीम के अंदर आप कंसेशनल लोन दे रहे हैं, कोलैटरल फ्री लोन दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये हमारा जो प्राइसिंग का सेगमेंट है वो खत्म हुआ। थैंक्स, गुड डे, टेक